क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए आज हम देखेंगे बेटा इकोसिस्टम का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, जो कि असाइन टास्क लेक्चर है। तो अभी सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपको इकोसिस्टम में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर में से एक है, और एक्चुअली में बेटा इकोसिस्टम ही तो लाइफ है। जो हम अपने आसपास जीवन देखते हैं, जो भी हमारा हमको फंक्शनल इन्वायरमेंट दिखाई पड़ता है, वो सब इकोसिस्टम है। यानी हमने इकोलॉजी में कॉन्सेप्ट को देखा, हमने जिसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर हमने कॉन्सेप्ट को देखा हमने। अब वो सारे कॉन्सेप्ट काम कैसे करते हैं, जो उसका जो फंक्शनल मोड है वही तो इकोसिस्टम है। ठीक है, तो आपने अब तक जो है वो क्या प्रोडक्टिविटी होती है, कैसे फूड बनता है, बहुत चीजों को देखा आपने। एनर्जी फ्लो के ऊपर आपने बात किया। अच्छा, आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा बेटा, उनके आप मुझे उत्तर दीजिए। आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूसर। कहते हैं रिड्यूसर का मतलब क्या होता है। रिड्यूसर क्या होता है? REDUCER। रिड्यूसर का मतलब क्या होता है? ठीक है, रिड्यूसर क्या होते हैं? कन्वर्टर क्या होते हैं? ठीक है, यानी रिड्यूसर्स क्या होते हैं बेटा, या हम बोले कन्वर्टर बोले या ट्रांसड्यूसर बोले। हम कन्वर्टर बोले, रिड्यूसर बोले, या कन्वर्टर के बजाय लिख लीजिए ट्रांसड्यूसर। रिड्यूसर क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, किस तरह के जीव होते हैं, यानी किन जीवों को आप रिड्यूसर बोलते हैं, किन को हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। कैनोपी का मतलब क्या होता है, यानी एक और इन्वायरमेंट में कैनोपी, ना ट्री की कैनोपी, कैनोपी का मतलब क्या होता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी जो है ना, जो हमने पढ़ी है पिछले चैप्टर में, वो हमको दिमाग में रहना चाहिए बेटा के। तो हमेशा देखो कि इकोलॉजी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं वो टर्मिनोलॉजी पर बेस्ड होते हैं, शब्दावली पर बेस्ड होते हैं, जिसके टर्म में की कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, उस पर फोकस कीजिए। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं बेटा? आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिकम्पोजिशन इन नेचर, प्रकृति में डिकम्पोजिशन कैसे होता है, डेट्रिटस क्या होता है, डेट्रीवोर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में किससे कैसे स्टेप्स जो है वो ऑपरेट होते हैं, फिर डिकम्पोजिशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है, डिग्रेडेशन क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, मिनरलाइजेशन क्या होता है, और इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, लिंडमांस 10% लॉ कैसे काम करता है, इस पर हम बात करेंगे आज हम। तो आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आगे के लेक्चर में मैं आपके साथ में कुछ एमसीक्यू भी लूंगा आपको मैं, लेकिन अभी आप पूरा फोकस दीजिए लेक्चर पर के। तो एक काम करते हैं और समय खराब नहीं करते, लेक्चर शुरू करते हैं। तो मैं जाता हूं और मैं आता हूं। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और बेटा हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी में जिस चैप्टर में अभी हमें वो है इकोसिस्टम। पूरा का पूरा चैप्टर एक परिकथाओं के समान है, एक स्टोरी के समान है, जहां पर हम देख रहे हैं कि प्रकृति में जीवित जीव जो है वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस प्रकार का रिलेशनशिप उनका अपने नेचर से होता है। क्योंकि हम जिस नेचर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिसका हम सिग्निफिकेंस नहीं समझते हैं, उसके महत्व को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्यों हमको अपने नेचर को प्रिजर्व करना चाहिए, क्यों हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्यों पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्यों हमें अपने आसपास ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, क्यों हमें दूसरे एनिमल्स के लिए भी सहानुभूति रखना चाहिए, ये सब कुछ ये सिखाता है ये चैप्टर हमको। ठीक है, आप इसको यदि जो है वो इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना कि हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो ठीक है, अच्छी बात है, आप एग्जाम के लिए पढ़ लेंगे, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप इस पर आने वाले क्वेश्चन, और आप सिलेक्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर को आप इस पर्सपेक्टिव से जानेंगे कि ये दिस चैप्टर इज कनेक्टेड विद द ह्यूमन बीइंग, के मनुष्य से, दूसरे एनिमल से, पूरी प्रकृति से, जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, जो बायोलॉजिकल लाइफ है, उससे वो जुड़ा हुआ चैप्टर है। ठीक है, तो पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए आपको बता दूं, मैं जब भी इकोलॉजी पढ़ाता हूं ना, तो मैं बिल्कुल डूब कर पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे इसे पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रकृति से बड़ा कनेक्ट हो गया उठ के। देखो बेटा, हम सभी लोग जो है अपने आसपास एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड क्रिएट कर लिए है। जो वास्तविक दुनिया है वो यही है, प्रकृति ही वास्तविक दुनिया है।
ठीक है। बाकी सारी चीजें कि मैं बार बार एक बात, हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि मेरे कमांडोज एक बात में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भेदभाव में यकीन नहीं करते हैं। वे किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का भेदभाव, चाहे वो किसी भी आधार पर हो, उसको वो सिरे से नकार देते हैं। वे केवल एक चीज पर यकीन रखते हैं कि प्रकृति एक सत्य है, मानवता एक सत्य है, और हमें एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा करना है। ठीक है, चलिए तो चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आज चैप्टर में हम आगे जहां कंटिन्यू करेंगे, उसके पहले आप मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे आप मुझे, ठीक है। हालांकि कई चीजें मैं आपको बतला चुका हूं, तो आप मुझे जो है वो 2 या 3 मेरे प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, मैं भूल गया हूं, आप मुझे बतला दीजिए एक बात के, ठीक है। ऐसा ही समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। तो बताइए मुझे आप कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है बेटा, ठीक है। बायोमास क्या होता है, ठीक है। फिर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। ये आपको मेरे को इन प्रश्नों के उत्तर करने के कि स्टैंडिंग स्टेट का मतलब क्या होता है, बायोमास का मतलब क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। ये छोटे छोटे से प्रश्न है बेटा मेरे, आप इनका उत्तर दे दो, है ना, ठीक है। अच्छे कमांडोज फटाफट आंसर करेंगे इन चीजों का। चलिए, और पिछली बार याद है आपको एक बड़ी अच्छी सी कहानी हमने समझी थी, हमने समझा था, किसकी कहानी थी वो, ठीक है, एक मगरमच्छ की और एक बंदर की कहानी थी, है ना, ठीक है। तो उससे बहुत कुछ सीखा था, हमने कहा था कि इकोसिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा था कि हर एक लेवल जो है वो फूड लेवल है। किससे मैंने कहा था, जो प्रोड्यूसर है ग्रीन प्लांट वो एक फूड लेवल है, किसके लिए, हर्बीवोर के लिए। हर्बीवोर एक फूड लेवल है कॉर्निवोर के लिए, कॉर्निवोर एक फूड लेवल है टॉप कॉर्निवोर के लिए। और जीवों के मरने के बाद डिकम्पोजर उन पे काम करते हैं, उन्हें डिकम्पोज करते हैं, ऑर्गेनिक मेटल को इनऑर्गेनिक मेटल में कन्वर्ट करते हैं। आपको एक प्रश्न का और उत्तर देना है कि आपको बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, और किन के बीच होती है। बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, जैविक साम्यावस्था जो है वो किन के बीच होती है, आप बताइए कि बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम किन के बीच होती है, एंड व्हाट आर द कंपोनेंट जो जैविक साम्यावस्था को बनाए रखते हैं। तो बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम किन के बीच होती है, ये आपको बतलाना है, ठीक है, क्लियर। तो देखो ये हम वही देख रहे हैं बेटा कि एक इकोसिस्टम में जीवित जीव जो होते हैं अपने पर्यावरण से इंटरेक्शन करते हैं और एक वर्किंग सिस्टम बनता है, उसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे आखिरी ट्रॉफिक लेवल कौन बनाता है, वो बनाते हैं डिकम्पोजर। याद रखना बेटा, डिकम्पोजर को हम फूड चेन में शामिल नहीं करते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि डिकम्पोजर को फूड चेन में शामिल जनरली क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि डिकम्पोजर जो है वो, प्रोड्यूसर मर गया डिकम्पोजर काम करेंगे, हर्बीवोर मर गया डिकम्पोजर काम करेंगे, कॉर्निवोर मर गया डिकम्पोजर काम करेंगे, टॉप कॉर्निवोर मर गया डिकम्पोजर काम करेंगे। तो डिकम्पोजर बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, इसलिए को जनरली हम फूड चेन में प्लेस नहीं करते हैं, बट दे क्रिएट द लास्ट ट्रॉफिक लेवल, आखिरी ट्रॉफिक लेवल जो है डिकम्पोजर क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। और इस ट्रॉफिक लेवल को हम बोलते हैं डेट्रिटस ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जो डेट्रिटस वर्ड का मतलब होता है बेटा डेड और डिके मेटर, डेट्रिटस वर्ड का मतलब होता है डेड एंड डिके मेटर, के मृत सड़े गले पदार्थों को इकट्ठा, हम क्या बोलते हैं इसको, हम डेट्रिटस कहते हैं। तो टर्म डेट्रिटस का मतलब होता है डेड एंड डिके मेटर के। और याद रखिए डिकम्पोजर जो होते हैं दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द इकोसिस्टम, वे रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं। कि आपको क्लियर कर दूं मैं कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर में से कौन सबसे अधिक इररिलेवेंट है, किसके मर जाने पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर नहीं होगा तो पूरा इकोसिस्टम फेल कर जाएगा, डिकम्पोजर नहीं होगा तो साइकिलिंग ऑफ मिनरल्स रुक जाएगा, ठीक है। जो कंज्यूमर है ना वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर, ठीक है। देखिए अब फर्क, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो मृत सड़े गले पदार्थों को खाते हैं। देयर आर सम एनिमल जो कि डेड और डिके मैटर पर फीड करते हैं, और ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं डेट्रीबोर्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम डेट्रीबोर्स कहते हैं। डेट्रीबोर्स जो होते हैं वो डेड और डिके मैटर को खाते हैं। याद रखना डिकम्पोजिशन एक सेपरेट चीज है बेटा। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जो भी मटेरियल है वो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स आर सेपरेट, वे भी डेड डिके मैटर पे काम करते हैं। डेट्रीबोर्स क्या करते हैं, वो डिग्रेडेशन करते हैं उसका, यानी जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको खाते हैं, वो डेड डिके मैटर खाते हैं और उसे छोटे मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं और उनके फीसेस को वो रिलीज करते हैं, अपनी बॉडी को भी वो बिल्ड करते हैं। तो डेट्रीबोर्स होते हैं वो डिफरेंट एनिमल होते हैं। डेट्रीबोर्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं खाते हैं, डेड और डिके मैटर पे ग्रो करते हैं, ठीक है।
अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, एक फिगर सामने देखा है हमारे पास में। अर्थवर्म पॉपुलेशन कंज्यूम्स 2 टन ऑफ ड्राई मैटर पर एकड़ पर ईयर, पार्टली डाइजेस्टिंग एंड मिक्सिंग इट टू फॉर्म हेल्दी सॉइल। के क्या करता है अर्थवर्म? अर्थवर्म को, जो केचुआ है, इसको हम किसान का मित्र कहते हैं। हम कहते हैं कि अर्थवर्म जो होते हैं वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं, दे आर द फ्रेंड्स टू फार्मर के, और ये किसान की मदद करते हैं। आप देखना सबसे अच्छा जैविक खाद वो होता है, सबसे अच्छा बायोलॉजिकल मैन्योर या जैविक खाद वो होता है जिसमें केचुए होते हैं। यदि आपके खेत में जो आपने खाद डाला है, गोबर का खाद डाला है, आपने कोई भी जैविक खाद डाला है, उस खाद में यदि केचुए हैं तो वो खाद सबसे अच्छा है। आपकी मिट्टी की जमीन में यदि आपके खेती की जमीन में केचुए हैं तो मतलब आपकी मिट्टी बड़ी अच्छी फर्टाइल मिट्टी होगी आपकी, ऐसा कहा जाता है। कई बार किसान जो है वो केचुओं को खरीद के लाके भी वहां पे जो है वो खेत में डालते हैं, वो मिट्टी के साथ में मिला के। ठीक है, तो आप देखिए 1 एकड़ जमीन का हिस्सा के 1 एकड़ का मतलब होता है तकरीबन 40,000 स्क्वायर फीट के आसपास के रफली मैंने आपको फिगर बताया। तो पर एकड़ जमीन में जो है वो एक साल में 2 टन समझ रहे हैं आपके, यानी आप सोचिए कि तकरीबन 20 क्विंटल के आसपास, 2 टन के आसपास जो है वो ड्राई मैटर को ये डाइजेस्ट करते हैं और उसको हेल्दी सॉइल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एनिमल क्या होता है? डेट्रीबोर्स एनिमल होते हैं। ठीक है ना, देखिए आप है ना कि ये केचुए यदि मिट्टी में प्रेजेंट है मतलब फर्टाइल सॉइल है, बेहतर सॉइल है वो। ठीक है, क्लियर है ना। तो देखिए आपको हम देख रहे हैं फिगर 14.1 देख रहे हैं, जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिकम्पोजिशन साइकिल इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें डिकम्पोजिशन कैसे होता है, डिकम्पोजिशन का चक्र कैसे चलता है, उसको यहां पे बताया गया है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इमेज बेटा, आपको याद रखना है, इसके लेवलिंग भी आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या? ठीक है, हालांकि इतना बड़ा इमेज एग्जाम में नहीं आता, परंतु कई बार जो है एग्जामिनर जो है वो कई बार पूछ सकता है बेटा, है ना। ठीक है, क्योंकि जो है वो ऐसे क्वेश्चन पे कई सारे सब सेट ऑफ क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या है, देखिए अभी तक ट्राई नहीं किया इसको उन्होंने, पर नीट में ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि सुनने में आ रहा है कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी कि पेपर का लेवल स्टैंडर्ड थोड़ा चेंज कर सकते हैं वो। तो वहां पर एक इमेज देके उसी इमेज के आधार पे 3 क्वेश्चन की एक इमेज, ये इमेज दिया गया है, आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 के आंसर इस इमेज के आधार पे कीजिए। तो ऐसे भी दिमाग में हमको रखना है बेटा, है ना। ठीक है, कुछ भी पूछेंगे यार हम फोड़ के आएंगे एग्जाम में। ठीक है, देखिए अब शुरुआत करते हैं इसको हम। ए ट्री ग्रोज इन द सॉइल, एक वृक्ष जो है वो मिट्टी में वृद्धि कर रहा था। के एक ग्रीन लीफ फॉल ऑन द ग्राउंड, के इसकी एक हरी पत्ती ग्राउंड में गिर गई। सम आर ईटन बाय इंसेक्ट, कुछ पत्तियों को इंसेक्ट ने खा लिया, दूसरे एनिमल ने खा लिया। के न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी इंटर इन द फूड वेब, एनर्जी जो है वो फूड चेन के अंदर चला गया। ठीक है ना, क्लियर। ठीक, फिर लिखा सम न्यूट्रिएंट लीच इनटू सॉइल बाय द केमिकल एक्शन, कुछ न्यूट्रिएंट जो है वो मिट्टी में चले गए इस लीफ के सड़ने पर, कुछ न्यूट्रिएंट जो है वो मिट्टी में चले गए केमिकल एक्शन से। ठीक है, आप देखो इंसेक्ट ग्रो काम कर रहा है इस पे। Leaves partially consumed by decomposer such as fungi and bacteria, they begin to lose form and become litter। के लीफ जो होती है उसको, उस पर फंजाई भी ग्रो कर रही है, बैक्टीरिया भी ग्रो कर रही है, उससे वो डिकम्पोज भी कर रहे हैं। के फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट। के एक्चुअली अर्थवर्म डिकम्पोजिशन नहीं करते, वो डेट्रीवोर्स होते हैं, बेसिकली वो डिग्रेडेशन करते हैं, पदार्थ को तोड़ते हैं मोट के, और इससे क्या बनता है? ऑर्गेनिक रिच सॉइल बनती है। के तो जो लीफ है, लीफ में डिकम्पोजिशन हो रहा है और उस पर डेट्रीवोर्स काम कर रहे हैं, छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं उसको, वो डाइजेस्ट कर रहे हैं उसको वो। तो जब अर्थवर्म लीफ को खाएगा, खाने के बाद डाइजेस्ट करेगा, फिर अपने फीसेस को रिलीज करेगा, तो वो फीसेस के जो पैलेट्स होते हैं अर्थवर्म के, जो कई फीसेस को पैलेट्स बोलते हैं, उस पैलेट में क्या होगा, वो उसमें जो है वो पार्शियली डाइजेस्टेड टाइप के जो है वो क्या होंगे, लीफ के हिस्से होंगे, जिन पर बैक्टीरिया फंजाई आसानी से ग्रो कर पाएंगे। तो कुल मिला के ऑर्गेनिक रिच सॉइल यहां पर बनेगा। ठीक है, तो चलिए एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन के ऊपर। अर्थवर्म को हम किसान का मित्र कहते हैं क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट को बढ़ाता है, ह्यूमस के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दिस इज सो बिकॉज दे हेल्प इन द ब्रेकडाउन, देखिए ब्रेकडाउन लिखा है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन द लूजिंग ऑफ द सॉइल। के सॉइल में मूव करते हैं, केचुए जब सॉइल में मूव करते हैं तो सॉइल में बारीक बारीक छेद करते हैं मूव करने के दौरान, उससे सॉइल के अंदर एरेशन इंप्रूव होता है, एयर भी उसके अंदर आ जाती है, जो रूट के रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होती है। ठीक है, डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। के जो डिकम्पोजर होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं फंजाई और बैक्टीरिया, फंजाई एंड बैक्टीरिया। के ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड पे काम करते हैं, उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, CO2 में, वाटर में, न्यूट्रिएंट में। के इस प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं।
डेड प्लांट्स सच एज लीफ हुआ, बार्क के पत्तियां हुई, छाल हुई, फ्लावर्स हुए, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल, मरे हुए एनिमल्स हुए, उनके फीकल मैटर, उनका फीसेस हुआ। ठीक है, इससे क्या बनता है, इससे जो बनता है उसे हम बोलते हैं डेट्रिटस के। मतलब इस प्रकृति में जो भी डेड और डिके मैटर है, इस प्रकृति में जो भी डेड और डिके मैटर है, जो भी एनिमल वेस्टेस प्रेजेंट है, सबको एक साथ मिलाकर हम डेट्रिटस कहते हैं। और डेट्रिटस के ऊपर डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया होती है, के याद रखना। डेट्रिटस का मतलब क्या होता है बेटा, जितने भी प्रकृति के अंदर डेड एनिमल है, डेड प्लांट है, के एनिमल फीसेस है, तो उन सारे के सारे वेस्टेस को मिला के हम डेट्रिटस कहते हैं। इनके ऊपर डिकम्पोजिशन होता है। दिस इज द रॉ मटेरियल फॉर द डिकम्पोजिशन के। तो डेट्रिटस के ऊपर कौन काम करता है, इसके ऊपर डिकम्पोजर काम करते हैं। ठीक है, द इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन के। अब बेटा बिल्कुल एकदम दिमाग में रखना हमको के, मतलब दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग के, कि आपको ये सीक्वेंस दिमाग में रखना है आपको, कि डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया में, क्योंकि डिकम्पोजिशन को बड़े इंफेसिस देकर एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, और ये हम 100% एनसीईआरटी यहां पर पढ़ रहे हैं। डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया में जो स्टेप है, सबसे पहले होता है फ्रेगमेंटेशन। मैंने आपसे कहा था ना कि केचुए क्या होते हैं बेटा, केचुए होते हैं। अर्थवर्म क्या होता है, वो होता है डेट्रीबोर्ड्स, डेट्रीबोर्ड्स जैसे अर्थवर्म। ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल। मैंने कहा था कि डेड और डिके मैटर को एक छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो याद रखना। जो अर्थवर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं डेट्रीबोर, अर्थवर्म जो होता है बेटा, केचुआ जो होता है ना, वो डेट्रीबोर होता है। और डेट्रीबोर मतलब जो डेट्रिटस पे ग्रो करता है। ठीक है, देखो हर्बीवोर प्लांट को खाता है, हर्ब को खाता है, पौधों को खाएगा हर्बीवोर, एनिमल को खाएगा कॉर्निवोर। और डेड और डिके मैटर को जो एनिमल खाएगा, ये क्योंकि अर्थवर्म क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। ठीक है, ठीक है, अर्थवर्म एनिमल होते हैं। तो अर्थवर्म जो होते हैं वे हम कहते हैं कि अर्थवर्म जो होता है ये डेड और डिके मैटर को खाता है, इसलिए इसको डेट्रीबोर बोलते हैं। जो डेट्रिटस को खाएगा वो डेट्रीबोर कहलाएगा। और डेट्रीबोर क्या काम करते हैं, ये बड़े डेट्रिटस को सड़े गले पदार्थों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। कि देखिए, ये ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं। कि इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेगमेंटेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ बेटा, सबसे पहले क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन हुआ। और इस फ्रेगमेंटेशन को किसने किया बताओ बेटा, डेट्रीबोर्ड्स ने किया। क्लियर, चलिए बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। अब देखो प्रोसेस क्या है इसके अंदर, मैंने आपसे कहा सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होगा, देन लीचिंग होगा, फिर कैटाबॉलिज्म होगा, फिर ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा, देन मिनरलाइजेशन होगा। जब ह्यूमस कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएगी तो मिनरल्स बनते हैं। और मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था कि ह्यूमस के कंप्लीट डिकम्पोजिशन होने पर मिनरल्स बनते हैं। इसलिए मिनरल्स का सेकेंडरी सोर्स, मिनरल्स का सेकेंडरी सोर्स होता है ह्यूमस का डिकम्पोजिशन। मिनरल्स का प्राइमरी सोर्स होती है चट्टानों का विदरिंग ऑफ रॉक। चट्टानों के टूटने से मिनरल्स प्राइमरी लेवल पे आते हैं, और सेकेंडरी लेवल पे आते हैं वो विदरिंग ऑफ, सेकेंडरी लेवल पे आते हैं वो डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमस से। ठीक है, फिर by the process of leaching water soluble inorganic nutrient goes down into the soil horizon and get precipitated in unavailable salt के। लीचिंग का मतलब क्या है कि जो भी डिकम्पोजिशन होता है उस डिकम्पोजिशन से कुछ मिनरल, जब ह्यूमस का पूर्ण डिकम्पोजिशन होगा, जब ह्यूमस का कंप्लीट डिकम्पोजिशन होगा बेटा, तो क्या होगा कि वो मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कंप्लीट डिकम्पोजिशन की बात करें। और वो मटेरियल मिट्टी की ऊपरी सतह पर प्रेजेंट रहेगा। जब पानी गिरेगा, वाटर आएगा, रेनफॉल होगा, तो वो मिनरल्स, इनऑर्गेनिक मिनरल मिट्टी के कणों के बीच से बहते हुए कहाँ आएंगे, वो सबसे नीचे बॉटम पर जाकर बैठ जाएंगे। वो सबसे नीचे बॉटम पर जाकर वो बैठ जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। लीचिंग से क्या होता है कि मिनरल्स गहरे, आप मिट्टी में गहरे आके सॉइल प्रोफाइल में सबसे नीचे आके वो सेट आते हैं। और इतने नीचे आते हैं कि वहां तक प्लांट की रूट भी नहीं पहुंच पाती है, तो पौधों को वो अवेलेबल भी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं हम। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, वो है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम degrade detritus into simpler inorganic substances. This process is called the catabolism। के जो बैक्टीरिया के एंजाइम होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, फंजाई के जो एंजाइम होते हैं। देखो अब बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम जो होते हैं, मतलब बैक्टीरिया काम कर रहा है, फंजाई काम कर रही है उस पर, उसको डाइजेस्ट कर रही है। तो जो डेड और डिके मैटर है उनको सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमने तोड़ देते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है,
It is important note that all the above step in decomposition operate simultaneously on the daters. के याद रखना ये एक के बाद एक नहीं होती, एक साथ चल रही होती है के यानी प्रकृति में नेचुरल वर्ल्ड में ये प्रक्रिया सब एक साथ ही चल रही होती हैं के ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन ऑकर्स ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल के जब मिट्टी बन चुकी होती है डेड और डिके मैटर जो है वो इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो रहा होता है, ह्यूमस का फॉर्मेशन हो चुका होता है, तो उस ह्यूमस में ह्यूमिफिकेशन देखिए यानी जो भी कैटाबॉलिज्म हुआ, जो भी आपका फ्रेगमेंटेशन हुआ, जो भी आपका जो है वो लीचिंग हुआ, लीचिंग से तो मिनरल नीचे चले गए, फ्रेगमेंटेशन हुआ, ठीक है, उसके ऊपर डिकम्पोजर बैक्टीरिया फंजाई काम करेंगे, उन्होंने कैटाबॉलिज्म किया तो फाइनली एक मिट्टी बनेगी, सॉइल बनेगी, ठीक है, तो उस सॉइल में ऑर्गेनिक कंपोनेंट बढ़ जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर का जो है वो डिकम्पोज होता हुआ ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा, तो उसे बोलेंगे हम ह्यूमस बोलेंगे। तो ह्यूमस का बनना होता है ह्यूमिफिकेशन, और ह्यूमस के अंदर भी डिकम्पोजिशन चल रहा होगा और वो मिनरल में कन्वर्ट होगा। फाइनली सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा और उससे बोलेंगे हम मिनरलाइजेशन बोलेंगे उसको, ठीक है। Humification leads to accumulation of dark colored amorphous substance called humus that is highly resistant to the microbial action and undergoes decomposition at extremely slow rate के अब देखिए क्या होता है कि ह्यूमिफिकेशन में जब जो है वो डेड और डिके मैटर जब डिकम्पोज होते हैं बेटा, उनको फ्रेगमेंटेशन होता है तो वो धीमे धीमे डिकम्पोज होते हैं और उससे ह्यूमस बनता है। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस की खास बात ये होती है कि ह्यूमस में डिकम्पोजिशन का रेट थोड़ा स्लो होता है, ह्यूमस में जो डिकम्पोजिशन रेट होता है स्लो होता है। अब उसके पीछे कारण होता है, कारण ये होता है कि ह्यूमस ऑलरेडी ह्यूमस में पहले फ्रेगमेंटेशन हो चुका है, तो एनर्जी का कुछ हिस्सा एनर्जी का डेट्रीबोर्ड्स ने ले लिया यहाँ पे, फिर उसमें डिकम्पोजिशन भी हो रहा है तो कुछ जो एनर्जी है वो डिकम्पोजर निकाल चुके होते हैं, तो अब जो ह्यूमस बनता है उस ह्यूमस में उतना एनर्जी नहीं होता है, इसलिए डिकम्पोजर भी उसमें स्लो ग्रो करते हैं, जितना एनर्जी मिलता है उसी हिसाब से वो ग्रो करते चले जाएंगे। तो जो ह्यूमस होता है वो बेसिकली रेजिस्टेंट होता है, डिकम्पोजर के लिए स्लो काम करते हैं। तो ह्यूमस में जो कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है, मिनरल्स का फॉर्मेशन वो स्लो होता है, ठीक है, और ये प्रकृति का वरदान भी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि ह्यूमस जो है रिच जो सॉइल होती है, जिस मिट्टी में ह्यूमस अधिक होता है वो अधिक फर्टाइल होती है, तो उसमें प्रोड्यूसर बेहतर प्रकार से ग्रो कर पाते हैं। Being colloidal in nature, it serves the reservoir of nutrient के चूंकि ह्यूमस जो होता है उसमें जो है वो कैटाबॉलिज्म के बाद और दूसरा वो जो है फ्रेगमेंटेशन के बाद बनता है, तो उसमें प्रोटीन कंटेंट भी हायर साइड होता है उसमें, और जो है वो कोलाइडल नेचर का, इसीलिए वो कोलाइडल नेचर का होता है, और मिनरल्स का एक अच्छा सोर्स होता है, न्यूट्रिएंट का एक अच्छा सोर्स होता है प्लांट के लिए, ठीक है। The humus is further degraded by some microbe and release of inorganic nutrient occurs by the process known as mineralization के फिर ह्यूमस पर कुछ माइक्रोब काम करते हैं, जो ह्यूमस पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं, ऐसे माइक्रोब काम करते हैं और वो ह्यूमस को धीमे धीमे स्लो रेट में कंप्लीटली डिकम्पोज करते हैं और उसे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मिनरलाइजेशन बोलते हैं, इसे हम मिनरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा। इस पूरी प्रक्रिया में चूंकि कई लेवल पर माइक्रोब और डिट्रीवर इन्वॉल्व होते हैं, पूरी प्रक्रिया में बड़ी पैमाने पर ऑक्सीजन खर्च होती है। जो भी डिकम्पोजर यहां पर काम करते हैं दे नीड ऑक्सीजन के वो ऑक्सीजन यूज करते हैं, डिट्रीवर्स दे नीड आल्सो ऑक्सीजन के पूरी की पूरी प्रोसेस जिसमें कि आप केमिकल्स को तो लगातार तोड़ रहे हैं, लगातार डिकम्पोज कर रहे हैं, वहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। The rate of decomposition is controlled by the chemical composition of the detritus and the climatic factor के very IMP याद रखना। किसी जगह पर जो डिकम्पोजिशन है, जो अपघटन है, वो किस दर से होगा, किस स्पीड से होगा, ये डिपेंड करता है कि केमिकल कंपोजिशन जो डेड और डिके मैटर उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है और क्लाइमेटिक फैक्टर क्या है। अब कोई एक एनिमल है वो, चलिए एनिमल छोड़ते हैं, हम ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं कि अभी हाल ही में खबर आया कि कोई एक प्लेन था, बहुत मतलब तकरीबन 6 महीने पुरानी खबर होगा, तो वो ये था कि कोई एक प्लेन था, वो प्लेन कभी क्रैश हो गया होगा, कहां पर अंटार्कटिका के पास क्रैश कर गया होगा प्लेन के, तो उसमें जो है वो जब मालूम चला तो उन्होंने देखा कि भाई ये प्लेन क्रैश कर गया है, तो कुछ 1-2 लोगों की बॉडी मिली, बाकी लोगों की बॉडी वहां पर नहीं मिल पाई, ठीक है। बाद में के ये खबर पुरानी, ये खबर तो 10 साल पुरानी घटना है, ये घटना जो है 8-10 साल पुरानी घटना है, लेकिन 6 महीने पहले खबर आई कि वहां पे कोई एक अभियान दल गया हुआ था, उन्होंने कुछ यहाँ पे बर्फ में कुछ खुदाई कर रहे थे उठ के, तो वहां पर उनको बॉडीज मिली के उन बॉडीज का पता लगाया कि वो बॉडी कितनी पुरानी, तो मालूम चला कि वो बॉडी जो है वो 8 साल 10 साल पुरानी बॉडी है और ऑलमोस्ट वो डिकम्पोज ही नहीं हुई, वो पार्शियल डिकम्पोजिशन होकर रुक गया उसमें, क्योंकि वो बर्फ के अंदर दबी हुई थी, वो आइस के अंदर दबी हुई थी वो,
टेम्परेचर इतना माइनस में है कि वहां पर कोई डिकम्पोजिशन प्रॉपर रेट में हो ही नहीं सकता है, यानी वहां पर जो है जो डिकम्पोजिशन ट्रॉपिकल एरिया में आपका कुछ महीनों में कुछ दिनों में हो जाता है, उसी डिकम्पोजिशन को यदि आपको नॉर्थ और साउथ पोल पर करना हो तो आपको सालों लग जाएंगे, कई 100 वर्ष लग जाएंगे। समझ रहे बात को? तो क्लाइमेटिक कंडीशन का फर्क तो पड़ता है इसमें। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बात करें कि हम चाहते हैं कि कोई चीज सड़े ना, कि डिकम्पोज ना करे, तो उसको हम वैक्यूम में पैक करते हैं। आप देखना जो भी मीट सप्लायर होते हैं, जो मीट पैक जो पैकेट में आप देखेंगे आजकल बॉम्बे दिल्ली में सुपर मार्केट में जो है पैकेट के अंदर भी जो है वो रॉ मीट मिलता है, तो वो पूरा का पूरा वैक्यूम पैक्ड होता है, उसको पैक करते हैं और उसको वैक्यूम से पूरा एयर निकाल लेते हैं उस करके। उससे क्या होता है कि अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो डिकम्पोजिशन का रेट बड़ा स्लो आता है। और उसको उस मीट को रखते हैं बर्फ में, रखते हैं उसको आइस में रखते हैं, आइस के अंदर रखते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं। टेम्परेचर कम, एक तो टेम्परेचर 0 कर दिया, फिर ऑक्सीजन मिटा दिया, तो वो मीट का सड़ने की दर कम हो जाती है, डिकम्पोजिशन स्लो डाउन होता है ना। तो ये डिपेंड करता है इसमें। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बेसिकली डिपेंड करता है कि जो डेट्रिडस, डेड और डिके मैटर उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। अब आपका प्लास्टिक है, प्लास्टिक डिकम्पोज ही नहीं होता है, उसको प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में हजारों वर्षों का वक्त लगता है। तभी तो हम बोलते हैं पॉलीथीन बैग इज डेंजर फॉर इज मच मोर डेंजरस देन एनीथिंग इन दी वर्ल्ड। के इस दुनिया में जितनी चीजें उनसे सबसे अधिक खतरनाक तो पॉलीथीन बैग है, जो प्रकृति में एक बार आ गया, आपने जो है एक पानी का बोतल लिया, यूज करके फेंक दिया आपने, वो जो प्लास्टिक है उसका वो रीयूजेबल ही नहीं है। कि आपने मार्केट सामान लिया, 1 मिनट के लिए आपने सामान को लिया, आपने थैली को फेंक दिया आपने पॉलीथीन बैग, तो जो पतले पॉलीथीन बैग होते हैं वो बंबई में बैन कर दिए गए। बॉम्बे के अंदर कई सारे टूरिस्ट प्लेस में आपको कागज के पेपर बैग यूज करने पड़ते हैं, वो पेपर डिकम्पोज तो करता है, ये डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक है। इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्रिडस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। आप ध्यान रखिए, एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में डिकम्पोजिशन की दर स्लो होती है यदि जो डेट्रिडस है उसमें लिग्निन और काइटिन का मात्रा अधिक होता है। एंड क्यूकर इफ डेट्रिडस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक शुगर। के देखिए, आपने देखा होगा जंगलों में, कभी जंगल में हम घूमने आते हैं तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े कई बार कहता कुछ पेड़ गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, वो पेड़ पड़ा रहता है कि उस पड़े हुए पेड़ पर कुछ कीड़े ग्रो कर रहे होते हैं, दीमक लग गई होती है उसमें, कि उस पेड़ के अंदर जो है वो छेद करके कई सारे कीड़े रह रहे होते हैं। वो जितने कीड़े उस पेड़ पर रह रहे होते हैं वो सबके सब एक बड़ा भारी काम कर रहे होते हैं। सबकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इस पेड़ को, चूंकि ये पेड़ बड़ा स्ट्रांग है, इसके अंदर जो लिग्निन कंपोजिशन है, लिग्निन है, काइटिन है, इसको आसानी से डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। तो इसे डिकम्पोज करने के लिए जो है वो पहले से छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। तो वो जो पेड़ होता है ना, उस पेड़ को जो है पर दीमक ग्रो करेगा, कीड़े ग्रो करेंगे, छेद करेंगे, बारीक बारीक उसमें जो है वो कमजोर पड़ जाएगा, वो पेड़ का टूटा हुआ था ना कमजोर पड़ जाएगा। फिर दीमक ग्रो करेगा, मामूली से बारीक बारीक से भूसे में कन्वर्ट कर देगा उसको, बारीक बारीक पाउडर सा कन्वर्ट हो जाएगा वो, और उस पाउडर पर फंजाई ग्रो करेगी, फिर उसको वो डिकम्पोज करेगी। वक्त लगता है, लेकिन फाइनली जंगल से एक दिन वो टूटा हुआ जो पेड़ का तना था, जो गिर गया था टूट के, वो खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। समय लगेगा उसे, पर वो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि डिकम्पोजिशन रेट जो है डिपेंड करता है कि जो डेट्रिडस है उसका केमिकल नेचर किस तरह का है। यदि डेट्रिडस में लिग्निन और काइटिन अधिक मात्रा में होगा तो वो स्लो रेट से डिकम्पोज करेगा, और नाइट्रोजन और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस की शुगर वगैरह अधिक मात्रा में होगा तो वो जल्दी डिकम्पोज करेगा। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। लकड़ी का एक टुकड़ा छोटा सा लीजिए, वुड का टुकड़ा छोटा लीजिए, और एक कैंडी ले लीजिए आप, छोटी सी चॉकलेट, दोनों को मिट्टी में गड़ा दीजिए। देखिए कौन कितने दिनों बाद, आप उसको 2 महीने बाद निकालिए, आप देखिए कैंडी गायब हो जाएगी, आपका जो है वो लकड़ी का टुकड़ा दिखाई देगा आपको, अभी भी प्रेजेंट होगा, छोटे छोटे छेद हो जाएंगे, कीड़े रह रहे होंगे उसमें, लेकिन वो मिलेगा आपको। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर ऑल्सो द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट रेगुलेट द डिकम्पोजिशन। मैंने आपको बताया कि यदि ठंडक टेम्परेचर काफी कम होगा तो डिकम्पोजिशन स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, मॉइस्चर नहीं होगा तो भी डिकम्पोजिशन स्लो डाउन होगा, क्योंकि जो डिकम्पोजर है वो भी तो ऑर्गेनिज्म है ना, उनको भी जो है नमी चाहिए, वाटर चाहिए उनको भी के। ठीक, तो देखिए, तो ये भी जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं जो रेगुलेट करते हैं डिकम्पोजिशन को थ्रू देयर इफेक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ द सॉइल माइक्रो। वार्म, देखिए जो सबसे फास्टर डिकम्पोजिशन रेट आपको देखने मिलेगा वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा। वार्म गर्म क्लाइमेट होगा, मोस्ट इन्वायरमेंट होगा, तो उससे डिकम्पोजिशन तेज होगा। के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इतनी हाई डेंसिटी है प्लांट्स की कि वहां पे कई सारी पत्तियां जमीन पे गिरी होती हैं, कई सारे पेड़ टूटे हुए पड़े होते हैं, तो उनको भी जो है वो बड़े फास्टर रेट से डिकम्पोज करता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यदि वैसा नहीं होगा बेटा तो क्या होगा कि गंदगी का ढेर लग जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। लेकिन वहां पे डिकम्पोजिशन के लिए बेहतर कंडीशन है, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन है, मॉइस्ट कंडीशन है, तो डिकम्पोजिशन फास्ट रेट में होता है। ठीक है,
लो टेम्परेचर और एनारोबिसिस के ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तापमान कम है, वैक्यूम जैसी कंडीशन है, वहां पर डिकम्पोजिशन इनहिबिट हो जाता है। और यही सिद्धांत है कि हम कई बार आप देखेंगे कि फ्रोजन सामान जो मिलता है एंड जो भी फ्रोजन मटेरियल मिलता है वो क्या होता है, वो आप मीट की बात करें, फ्रोजन आप सब्जियों की बात करें आप, तो वैक्यूम पैक कर देते हैं उसको, वैक्यूम पैक कर देंगे तो एयर नहीं है तो डिकम्पोजिशन नहीं होता है, तापमान कम में रखेंगे तो डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे जो है वो लिखा है वेयर लो टेम्परेचर एंड एनारोबिसिस इनहिबिट डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन बिल्ट अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल के। तो इससे क्या होता है बेटा कि सिंपल सी बात है कि यदि तापमान कहीं कम रहेगा और एनारोबिसिस की कंडीशन रहेगी तो वहां पे डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा, तो ऑर्गेनिक मटेरियल का ढेर लग जाएगा वहां पे कार्बनिक पदार्थों का ढेर लग जाएगा क्योंकि डिकम्पोजिशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देखिए जो मैं आपको बता रहा था, देखिए इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप इस इमेज के सबसे आखिरी वाले हिस्से को गौर से देखिए, यहां पे लिखा है टाइम प्रोग्रेशन के समय के साथ साथ क्या होगा कि ये एक पेड़ का एक हिस्सा है जिसमें टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि इस पेड़ में जो है वो दो तरह के ऑर्गेनिज्म काम करते दिखाई पड़ रहे हैं समय के साथ साथ। पहले इसमें स्कैवेंजर्स काम कर रहे हैं, लॉन्ग हॉर्न बीटल ने छेद कर दिया इसके अंदर, बार्क बीटल भी इसके अंदर रहने लगा, उसने भी बारी बारी छेद कर दिया, फिर कारपेंटर चींटियां जो होती है वो रहने लगी इसमें, फिर दीमक लग गया इस लकड़ी में, दीमक और कारपेंटर चींटियां इस पर काम कर रही है, बारीक बारीक टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया, फिर उस पर फंगस काम कर रही है, फंगस ने उसको पाउडर में कन्वर्ट कर दिया और पाउडर के ऊपर मशरूम ग्रो कर रहा है, और फाइनली ये पेड़ जो है वो जंगल से टूटा हुआ टहनी ये गायब हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ जो है वो उसमें इट नीड्स टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होता है, एकदम रैपिडली नहीं होता, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होता है, एक के बाद एक जो है वो घटनाएं इसमें चल रही होती हैं। ठीक है, देखिए एक पेड़ है, उस पेड़ में कोई टहनी जो है उसका कुछ हिस्सा जो है वो डेड हो चुका है, तो आप देखेंगे उसमें आपको जो है ऐसे मशरूम ग्रो करते दिखाई पड़ रहे हैं। ये ग्रो कर रहे हैं, ये उस हिस्से को जो है ये फाइनली डाइजेस्ट कर लेंगे, पचा लेंगे उसको ये। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ठीक है बेटा, है ना? आप सोचिए क्या हो यदि डिकम्पोजर हटा दे सिस्टम से। आप एक काम कीजिए, डिकम्पोजर हटा दें सिस्टम से, तो इसका सिंपल सा एग्जांपल आप देखिए कि आपके घर में भी जो है वो साफ सफाई होती है ना? आपके घर में आप कुछ भी करें, यदि आप अकेले कमरा लेकर रह रहे हैं या अपना कमरा खुद मैनेज करते हैं तो आप सबसे अच्छे बच्चे हैं। तो यदि आप सोचिए कि यदि आपने कुछ दिन अपना कमरा मैनेज नहीं किया, या साफ सफाई करने वाला घर में नहीं आया, या मम्मी ने साफ सफाई नहीं किया, या घर में आपके फैमिली मेंबर जो भी आपके रिस्पॉन्सिबल है उनने नहीं किया, कोई बाहर से आके काम करता है, साफ सफाई नहीं हुआ, तो क्या होगा? तब ये होगा कि कचरे का ढेर घर के अंदर लगने लगेगा। ठीक है, और अब आपको बैठने के पहले सोचना पड़ेगा कि कहां बैठ जाए, सामान को उठा के यहां से वहां रख दे। जनरली जो स्टूडेंट होते हैं उनका कमरा ऐसे होता है कि किताबें पड़ी हुई है बेड पर, किताबें पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, यहां पड़ा है वहां पड़ा है, एक कपड़े यहां पड़े हैं वहां रखे के। मम्मी कमरे में आके बोलती है, क्या जानवर हो क्या कर रखा है तुमने अपना कमरे का हाल? मम्मी पढ़ रहे हैं ना, डिस्टर्ब मत करो अभी। आपको ना यही दिखाई पड़ता है बस, बेटा थोड़ा कमरा तो मैनेज कर लो। मम्मी हमको छेड़ नहीं करो, हम पढ़ रहे हैं। हाँ, समझ में नहीं आ रहा, हम पढ़ रहे हैं, हम 5 मिनट काम नहीं। और क्या किया उसके बाद में जो है व्हाट्सएप ऑन किया और कोई फ्रेंड का मैसेज आ गया, उससे बात कर ली 15 मिनट। ठीक है, चैट कर लिया। अरे आप नहीं करते ऐसा, मुझे मालूम है, मेरे कमांडो बड़े सिंसियर है, कुछ बच्चे करते होंगे ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो मैनेजमेंट है पूरा, जो घर का व्यवस्था जो है, हमारा घर खुद का, यदि आप सोचिए कि आपने कुछ चीजों को हम अनदेखा कर देते हैं। जैसे कि हमारी कॉलोनी में, हमारे घर में कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है नगर निगम की, यहाँ पे जो कचरा घर के आसपास पड़ा उसको इकट्ठा करके लाते हैं। सड़क साफ होती है शहर की रोज के, नगर निगम वाले सड़क साफ करवाते हैं, सड़क पे झाड़ू लग रही होती है, ना लगे तो आपकी सड़क पर ढेर हो जाएगा, घर के आसपास कचरे का ढेर हो जाएगा, तो प्रॉब्लम तो होगी। आप सोचिए डिकम्पोजर जो है वो प्रकृति ने असाइन कर रखा है, प्रकृति का अपना नेचर का अपना एक नगर निगम डिपार्टमेंट है। प्रकृति का नेचर का अपना एक नगर निगम डिपार्टमेंट है जो कहता है कि जंगल के अंदर जो कुछ भी जो है डेड और डिके मैटर, डेड मैटर होगा, डिकेइंग मैटर होगा, सड़े गले पदार्थ होंगे, वेस्टेज होंगे, सबको हटाना है। नौकरी पे किसको रखा है? नौकरी पे रखा है फंजाई को। फंजाई
एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय है उनका, बैक्टीरिया एम्प्लॉय है उनका। केचुआ बोलता है शुरू का काम मैं कर दूंगा, बाकी काम इन्हें संभालना। चींटी, दीमक सब बोलते हैं हम मिलके काम करेंगे ना, जंगल की सफाई हम करेंगे। कौन करेंगे? छोटे छोटे कीड़े, बीटल्स, टर्माइट्स के, ये सब व्यर्थ नहीं है, ये सारे लोग काम कर रहे हैं। ये क्या लगता है आपको कि केवल आप ही काम पे निकलते हैं, हम ही लोग काम पे निकलते हैं? नहीं, ये भी काम पे निकलते हैं और ये भी बड़ा भारी काम करते हैं प्रकृति की सफाई करने का। यदि डिकम्पोजर ना हो तो कचरे का ढेर रहेगा, पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है उसका ढेर लग जाएगा। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएंगे तो प्रोड्यूसर काम नहीं कर पाएगा, प्रोड्यूसर काम नहीं कर पाएगा तो आगे का फूड नहीं बन पाएगा, आगे का फूड नहीं बन पाएगा तो पूरी फूड चेन ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। ठीक है, अरे सिस्टम चल रहा है पूरा इक्विलिब्रियम में, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये सब कुछ एक इक्विलिब्रियम में, इसको बोलते हैं हम बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। डिस्टर्ब हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए अभी तो ये डिकम्पोजिशन की बात की हमने, अब हम निकल के वापस आते हैं कि इकोसिस्टम में हमने कहा कि 4 से 5, लगभग 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। क्या कारण है कि 5 से अधिक ट्रॉफिक लेवल देखने नहीं मिलते हमको, कि हम बोले 10 ट्रॉफिक लेवल है, वो देखने क्यों नहीं मिलते हैं हमको? मतलब ऐसा क्यों नहीं होता है कि प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कॉर्निवोर, टॉप कॉर्निवोर, टॉप सुपर टॉप कॉर्निवोर, ठीक है, टॉपर कॉर्निवोर, ठीक है, सुपरमैन कॉर्निवोर, ठीक है, स्पाइडरमैन एवेंजर कार्निवोर, ऐसा तो नहीं पढ़ते हम तो यही पढ़ते हैं कि प्रोड्यूसर है, हर्बीवोर है, कॉर्निवोर है, एक कॉर्निवोर और हो सकता है और एक टॉप कॉर्निवोर है, लास्ट में डिकम्पोजर है। हम यही पढ़ते हैं, हम उसके आगे क्यों नहीं बात करते? प्रकृति में 4 से 5 ही ट्रॉफिक लेवल क्यों होते हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन है, क्या हम इस पर आगे बात करेंगे। ठीक, फिर बायोमास क्या होता है? आपको मैंने बताया था, मैंने कहा था किसी भी दिए गए टाइम पर, किसी भी दिए गए समय पर एक एरिया में, एक क्षेत्र में, एक यूनिट एरिया में जितना भी लिविंग कंटेंट प्रेजेंट है, किसी ट्रॉफिक लेवल पर जितना भी लिविंग कंटेंट प्रेजेंट है, वो लिविंग कंटेंट उसका बायोमास होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर एक बायोमास बनाएंगे, ठीक है, हर्बीवोर का अपना बायोमास होगा। तो एक यूनिट दिए गए टाइम में, एक दिए गए इकाई क्षेत्र में जो भी लिविंग कंटेंट ट्रॉफिक लेवल पर प्रेजेंट होगा वो उसका बायोमास बनाएगा। इकोलॉजिकल निके क्या होता है भाई? हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने हैबिटेट में रहता है, अपने आवास में रहता है और वहां पर एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है वो, के और वो फंक्शन जो है उसका रोल होता है, उसका प्रोफेशन होता है इस नेचर में। मैंने कहा ना कि दीमक अपना काम कर रही है, केचुआ अपना काम कर रहा है, और वो जो प्रोफेशन है, जो उसका फंक्शनलिटी है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इकोसिस्टम में अपना रोल प्ले करता है, वो इकोलॉजिकल निके होता है। ठीक है, डिटेल में पढ़ा हुआ हमने। बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर के बीच में होती है। इकोसिस्टम इज एन ओपन यूनिट फॉर द सनलाइट। ठीक है, क्लियर? तो देखिए अब कुछ चीजें हम दिमाग में डालते हैं। बायोमास, द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म एंड ऑफ एन इकोसिस्टम एट ईच ट्रॉफिक लेवल इज द बायोमास। बायोमास का डेफिनेशन बिल्कुल मत भूलना बेटा, इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बायोमास क्या होता है कि ये किसी भी जो है वो इकोसिस्टम में प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में जो जीवित जीव प्रेजेंट है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उनका टोटल अमाउंट ऑफ मैटर कितना होता है, उसे हम किलोग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, उसे बायोमास कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम एट एनी टाइम इज कॉल्ड द बायोमास। के बायोमास मींस द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए स्टेज इन ए फूड चेन। के फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल, एक स्टेज पर जो भी लिविंग मटेरियल की मात्रा होती है उसे हम बायोमास कहते हैं। ठीक है, द बायोमास एट ईच स्टेज गोज डाउन एज यू गो फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट, जस्ट लाइक द अमाउंट ऑफ एनर्जी। के बायोमास चूंकि क्या होता है, वो लिविंग कंटेंट है और वो एक प्रकार से फूड के समान है। के तो एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाओगे तो बायोमास में कमी आने लगेगी। ठीक है, इकोलॉजिकल निके क्या होता है मैंने आपको बताया, रोल ऑफ ए स्पीसीज सर्व इन एन इकोसिस्टम। के कैसे वो स्पीसीज कहां पर वो इंटरेक्ट करती है, क्या वो खाती है, कैसे दूसरी स्पीसीज से जो है वो इंटरेक्शन उसका किस प्रकार वो बिहेव करती है, कहां वो रहती है, कहां रहने की जगह, तो वो स्पाशियल निके, क्या वो खाती है, वो ट्रॉफिक निके के, ये सब कुछ जो है वो इकोलॉजिकल निके के अंदर आता है। ठीक है, फिर इकोलॉजिकल निके में क्या होता है बेटा, याद रखिएगा, कोई भी दो स्पीसीज जो सबसे क्लोजली रिसोर्सेज को शेयर करती है उनके बीच में सबसे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है, इसे प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कहते हैं। अब आपको यह बताना है, मेरा क्वेश्चन ये है कि किस साइंटिस्ट ने प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रस्तुत किया था, किस साइंटिस्ट ने प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन दिया था, यही आप मुझे बताएंगे। ठीक है, फिर हमारे जो भी रिसोर्सेज होते हैं बेटा वो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। मतलब यह है कि कोई भी हैबिटेट में
जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो उस रिसोर्सेज के आधार पर पॉपुलेशन तय होती है यहां पे। जैसे मैंने आपसे कहा जो डेजर्ट है, मरुस्थल है, डेजर्ट है, डेजर्ट में जो लिमिटिंग रिसोर्स फैक्टर है वो है वाटर की अवेलेबिलिटी के। वाटर कम है यहाँ पे, तो जो वाटर कम है उसके अकॉर्डिंग वहां पे जीवन कम दिखाई पड़ता है हमको के। तो हर एक जगह पे हम बात करते हैं, जैसे कोई झील है, झील में हो सकता है कि नाइट्रोजनस मटेरियल कम मात्रा में हो, वो उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर बन रहे हो। बड़े ओशन में लाइट इज ए लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें हम बात करते हैं व्हाट इज द सन्स रिलेशनशिप टू एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम से सूर्य का संबंध क्या है, और ये हम ऑलरेडी पिछली क्लास में थोड़ा हम जाने इसके बारे में हमने देखा था कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं और टोटल फूड को बनाते हैं, उस टोटल फूड अमाउंट को बोलते हैं हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसमें से हम रेस्पिरेशन में यूज फूड को हटा देते हैं तो बनता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनता है, जो प्लांट के अंदर स्टोर होता है, जो एनिमल को मिलता है। एनिमल इस फूड को खाते हैं तो एनिमल की बॉडी में जो फूड इकट्ठा होता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो हम इतना जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश को, सोलर रेडिएशन को प्रोड्यूसर लेता है, उससे जो है वो उसको लेकर फूड को बनाता है और उस फूड पर कंज्यूमर डिपेंडेंट होते हैं और जीवित जीवों के मरने के बाद डिकम्पोजर उन पर काम करते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। अब सन की यदि बात करें कि सूर्य के प्रकाश का कितना हिस्सा हम इस्तेमाल कर पाते हैं, कितना हिस्सा जो है वो काम का होता है, याद रखिएगा कि एंड जो सोलर रेडिएशन आता है, जो सूर्य से जो विकिरण आता है, सोलर रेडिएशन हमारी अर्थ में आता है, तो उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन यदि 100% है तो आप देखिएगा कि उसमें से 6% के आसपास सोलर रेडिएशन को जो है एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। 20% को जो है क्लाउड, जो ऊपरी हिस्से में क्लाउड बादल प्रेजेंट होते हैं, वो 20% सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है ना। 4% के आसपास सोलर रेडिएशन जो है रिफ्लेक्ट आता है किससे, अर्थ की सरफेस से के। मतलब ये ओवरऑल 30% के आसपास सोलर रेडिएशन केवल रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर 19% के आसपास सोलर रेडिएशन जो है वो एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और क्लाउड में वो चला जाता है, क्लाउड एब्जॉर्ब करता है। मतलब 19% के आसपास सोलर रेडिएशन अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है, वो एटमॉस्फेयर में, क्लाउड में ही जो है वो एब्जॉर्ब कर ले जाता है। केवल 51% सोलर रेडिएशन हमारी अर्थ की सरफेस तक पहुंचता है, ठीक है। सोचिए आप, उसी में इतनी गर्मी पड़ती है, उसमें इतनी गर्मी पड़ती, इतना टेम्परेचर है, यदि ये पूरा पहुंच जाए नीचे तो हम कैसे हो जाएंगे। वो होता ना अपना, क्या बोले, वो कभी देखा आपने भुट्टा भूनते हुए देखा आपने, वो कॉर्न कॉब जो भुट्टा होता है उसको आग में रख के से भूनते, वैसे भुन जाएंगे हम लोग, यदि पूरा रेडिएशन नीचे आ गया। भला हो इसका एटमॉस्फेयर का, क्लाउड का, कि 19% इन्होंने जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है के, और भला हो इसका रिफ्लेक्शन का कि 30% तो रिफ्लेक्ट कर दिया गया, ठीक है। फिर एनर्जी फ्लो की बेटा हम बात करते हैं तो हमें इतना पता है कि लगातार कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इकोसिस्टम को लगातार ऊर्जा के प्रवाह की जरूरत होती है। यदि लगातार एनर्जी नहीं मिलेगी तो इकोसिस्टम काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि अब इसके पीछे कारण ये है कि एनर्जी का जो फ्लो होता है, जो इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो होता है बेटा यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। एनर्जी जो है वो लौट के वापस नहीं आती, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फॉर्म, जैसे एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल में शिफ्ट होती है तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में वो बाहर निकल जाती है वो, ठीक है, क्लियर। तो देखिए तो कैसे एनर्जी इकोसिस्टम, अब कोई पूछता है आपसे हाउ डज एनर्जी फ्रॉम द सन एंटर द इकोसिस्टम, एंड इकोसिस्टम में जो है सूर्य की ऊर्जा इंटर कैसे करती है, तो उसका कारण है ग्रीन प्लांट के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के। एक बड़ी अच्छी बात है, आप देखेंगे कभी मैं जो है एक समय जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तब जो है मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है एंथ्रोपोलॉजी, एक सब्जेक्ट था एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। इस एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ना पड़ता है, इसमें मानव विज्ञान के कि जो मनुष्य का कल्चर कैसे डेवलप हुआ है, मनुष्य की सोच का विकास कैसे, कि हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे डेवलप हुई है, कल्चर कैसे डेवलप हुआ हमारा, रिलीजन, कोई भी धर्म का विकास कैसे हुआ, आदमी ने धर्म को मानना क्यों शुरू किया, ठीक है। क्यों आदिवासी लोगों के धर्म अलग अलग होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी जो होती है, जारवा ट्राइब्स की बात करें आप, भील की बात करें आप, गोंड ट्राइब की बात करें आपके, और भी कई सारे ट्राइब है दुनिया भर में के। आप हम लोगों ने जो है तकरीबन 100 से अधिक प्रकार के ट्राइब के बारे में पढ़ा हुआ था उस समय के। हालांकि आपको मैं क्लियर कर दूं कि मैं एंथ्रोपोलॉजी को मैंने 1 साल 2 साल मैंने सब्जेक्ट रखा यूपीएससी में, लेकिन फाइनली मैंने छोड़ के फिर ज्योग्राफी लिया इसके बाद, क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट बड़ा कठिन, याद रखने में बड़ा कठिन था एक्चुअली के, बड़ा इंटरेस्टिंग था सब्जेक्ट ये, लेकिन मेरे को अच्छे नंबर नहीं मिल पा रहे थे।
और मैं फाइनली पास नहीं हो पाया। मैं सच बोलता हूं कि मतलब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में जो एक ही फेलियर है मेरी लाइफ में, वो है कि मैं यूपीएससी को अच्छे नंबर से क्वालिफाई नहीं कर पाया। मेरे नंबर मेंस में कहीं ना कहीं थोड़े कम रहते, जिसके चलते जो है वो इंटरव्यू के नंबर मिलने के बाद फाइनल सिलेक्शन में जो है वो मैं पीछे रहता था हर बार। ठीक है, वॉट एवर द रीजन, मुझ में ही कुछ कमी होगी, एग्जाम में कोई कमी नहीं थी, मेरे में ही कमी थी, और मैं आज भी उस चीज को रिग्रेट करता हूं कि मुझे कुछ चीजों को जो है वो और इंप्रूव कर लेता मैं, तो शायद से मैं, देखो ऐसा नहीं कि मैं अपने आज के काम को मैं बुरा मानता हूं। आज मैं जो काम कर रहा हूं, मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूं, कई पेशेंट देखता हूं मैं, कई लोगों के दुख दूर करने का मुझे भगवान ने जो है वो हुनर दिया है कि भाई मैं पेशेंट को ट्रीट कर सकता हूं उनके। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोगों से मेरा दिल से कनेक्शन है के, ये सब चीज़ों का कोई वैल्यू, ये कुछ अनमोल है चीज़, इसका वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकता। लेकिन मेरी भी तो अपनी एक पर्सनल कोई आकांक्षा थी, मेरी कोई पर्सनल जो है वो एक एम्बिशन था, वो पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद तो मेरे को पूरी दुनिया मिल गई, लेकिन कोई एक चीज बोलते ना, टीस जिसको बोलते हैं, जीवन में कभी ना कभी कोई एक टीस रह जाती है और वो आपको हमेशा चुभती है वो। इसलिए मैं कहता हूं, आप जिस उम्र में है ना, आपको आज डॉक्टर बनना है, इसके लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए, जमकर मेहनत कीजिए, और जो चाहते हैं उसको अचीव कर लीजिए। नहीं तो ये टीस बन, आप हो सकता है कल को आप बहुत बड़े आदमी बन जाए, बहुत बड़े आदमी बन जाए आपके, कि आपका नाम रोज अखबारों में आता हो, इतने बड़े आदमी बन जाए। ठीक है, अमेरिका के प्रेसिडेंट के समान आप जो है बड़े भारी फेमस आदमी बन जाए, लेकिन जब कभी बात निकलेगी, जिक्र होगा, मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था पर नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। मतलब आपको वो चीज एक पॉइंट मूवमेंट पे, डॉक्टर बनने के बाद आपने कुछ कर लिया है, शिफ्ट कर लिया आपने, बात अलग है। वो टीस नहीं, आपने टीस को संभावनाएं खत्म कर दिया आपने। तो मैं आपसे बात कर जो कह रहा था, जब यहां बात शुरू हुई थी कि मैंने कई सारे एंथ्रोपोलॉजी में ट्राइब के बारे में पढ़ा, हर ट्राइब में मैंने देखा कि एवरी ट्राइब वो किसी ना किसी पेड़ की पूजा जरूर करते हैं। देयर आर सम ट्रीज, आप देखिए, जो हम देखें, यदि आपने इंडियन कल्चर में देखें तो पीपल के पेड़ को पूजते हैं हम, है ना, तुलसी की पूजा करते हैं हम, कि बरगद का बड़ा पेड़ है उसको भी हम जाए, वहां पे भी कोई मूर्ति रख के हम मतलब पहले के लोगों ने क्या क्या, उन्होंने देखा कि लोगों को यदि बोलेंगे पेड़ मत काटो, तो लोग बोलेंगे तुम्हारे पिताजी का पेड़ क्या जो नहीं काटे, हम काटेंगे, हम तो पेड़, हमारी मर्जी, हम तो पेड़ काटेंगे। गांव के लोगों ने कहा यार पेड़ कटेगा तो हमारा इन्वायरमेंट, मतलब उनको था कि पेड़ से बड़ा फायदा है, क्या करें, तो पेड़ के पास जाके उन्होंने जो है वो भगवान के नाम पे एक पत्थर रख दिया उन्होंने। सोचिए आप, देखिए मैं आपको बता रहा हूं ये एंथ्रोपोलॉजी कैसे एक्सप्लेन करता है इस चीज को। वहां पे उन्होंने उसको जो है वो तिलक मिलक सिंदूर लगा के उन्होंने बोला कि भैया यहां पे भगवान है, कोई हिम्मत नहीं करना काटने की इसको, अब यहां पे ईश्वर रहता है। ठीक है, अब पिताजी की बात ही नहीं करना कि तुम्हारे पिताजी का पेड़ है, अब ये तो पेड़ परमात्मा का पेड़ है, अब काटो। उन्होंने कहा ठीक है भैया रहने देते, अब छोड़ो, है ना, छोड़ दिया उसको, छोड़ दिया। तो एक बड़ा ट्री, जो कितना बड़ा ट्री था, जिससे लालच था आदमी को कि झोपड़ी बनाने के लिए पूरा पेड़ काट लूं मैं, वो लालच को उसने कंट्रोल किया। उसने कहा एक छोटा बड़ा पेड़ काट लेते हैं, कि इतना बड़ा पेड़ तो ये तो परमात्मा का पेड़ है। तो इसमें यहां पर जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट थे उनका इस्तेमाल किया गया है इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। तो इसमें आप बोलो कि साहब ये लिखा वो लिखा, मैं कहता हूं आपसे कि आई एम नॉट गोइंग इनसाइड द रिलीजन कि क्या लिखा है किताबों में, मैं कहता हूं यूटिलिटी क्या है उसका उपयोग क्या है उसका, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे हम बात करते हैं कि जो कल्चर है सिर ढकने का, कि भाई सिर पे कुछ होना चाहिए, टोपी लगी होना चाहिए। इस्लाम में कल्चर है कि लोग टोपी लगाते हैं। अरब में जाएंगे आप देखेंगे बाकायदा वो एक अलग तरह का ड्रेस पहनते हैं। ठीक है, ड्रेस भी डिफरेंट टाइप का होता है, व्हाइट लंबा सा जो है वो क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूं, शेख लोगों का जो ड्रेस होता है। क्यों? बिकॉज दे आर लिविंग एट दैट हाई टेम्परेचर। प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लोगों से बोलते हैं कि यार तुमको लू लग जाएगा, तुम गर्मी होगा, तुम टोपी लगाओ, तो नहीं लगाना, मेरी मर्जी, मेरे बाल बिगड़ते, फैशन बिगड़ता है मेरा। अरे फैशन वैशन नहीं बिगड़ता भैया, ये हाई टेम्परेचर में दिमाग का थर्मोस्टेट कैंसिल हो जाएगा। देन अगेन कनेक्टेड थे, भैया टोपी लगाना पड़ेगा, ये है ना, समझ गए ना, ठीक है हम लगाएंगे। तो एवरीथिंग इज इवॉल्व बाय द मनुष्य ने, और हम क्या इस बात पे लड़ रहे हैं? हम लड़ते हैं इस बात पे कि यार वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा बोल रहा है। नहीं, क्यों लड़ते हैं? एवरी रिलीजन हैज ए वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के, एवरीथिंग इज हैविंग अ कॉन्सेप्ट। क्या ये तो वो मूर्ख लोग हैं जो कॉन्सेप्ट को समझे बगैर डंडा उठा लिए, दीज आर दी डफर्स। ठीक है,
एक्चुअल लोग जो है वो समझ के कहते हैं हाँ नहीं एवरीथिंग इट्स ब्यूटीफुल के कैसे इवॉल्व किया, कैसे चीजों को सोचा गया इसके बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब अब ये चीजें जो है वो आप बोलोगे सर ये कहां से एकदम आ गया है बीच में, तो मैंने आपको बताया ना कि व्हाई ग्रीन प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे दिस ग्रीन प्लांट जो होते हैं, ये प्लांट क्या करते हैं, ये प्लांट जो होते हैं ये हमारे पूरे इकोसिस्टम को रन कर रहे होते हैं, इसलिए इनको, और ये ना हो ना तो सोलर एनर्जी भी केवल हीट ही प्रोवाइड करेगा। सन बोलेगा भैया तुमने मेरे को बोला गॉड, अब मेरे से ले लो प्रसाद, ले लो गर्मी मुझसे। अब आप बोलोगे गर्मी का क्या करेंगे, हम खाना चाहिए हमको, पेड़ लगाओ, चलो पेड़ लगाओ तो मैं खाना दूंगा तुमको। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। फिर पहले बहुत पहले की बात है, ये आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल, आपको केवल मैं ये इस चैप्टर में मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपने सोच को भी डेवलप करें, आपके दिमाग के जो बंद खिड़कियां उन्हें भी खोलें आप। पहले के जमाने में, बहुत पहले की बात है कि राजा महाराजा जब युद्ध करने जाते थे इसके, तो उस जमाने में वो क्या करते थे, वो किसी बड़े जानवर की वो को सैक्रिफाइस करते थे। उसको दिमाग में कुछ उठता है कि क्यों करते थे ऐसा, ये बिकॉज दैट टाइम, उस समय फूड की अवेलेबिलिटी उतनी प्रॉपर थी नहीं, बड़ी सेना थी, ठीक है, तो उसके पीछे कारण कुछ भी हो, तो बेसिकली दिस काइंड ऑफ सैक्रिफाइस टू प्रोवाइड फूड टू दी सैनिक, जो फूड थे छोटे छोटे जो, और ये बाद में तो क्या इसको उन्होंने धर्म से जोड़ के कॉन्सेप्ट बना लिया, फिर ऐसा करना उन्होंने एक नियम बना लिया, ये गलत था। लेकिन पहले क्या था, पहले आदिवासी कबीले होते थे, छोटे छोटे कबीले थे, कबीलों के बीच में युद्ध होता था के 25 लोग यहाँ पे 25 लोग वहां पे, तो भोजन के लिए तो वो शिकार करते थे, ठीक है, फिर ऐसे एनिमल सेक्रीफाइस करते थे, खा लिया करते थे उस एनिमल को उठ के। तो वो सब चीजें आप यदि खुले दिमाग से देखेंगे ना कि इस विज्ञान का विकास कैसे हुआ, कल्चर का विकास कैसे हुआ, तो आपको लगेगा कि नहीं यार हम ही गलत जजमेंटल हैं, हम ही बहुत चीजों को सोच लेते हैं, सही और गलत के पैमाने पर तोड़ लेते हैं। एक्चुअली में ये चीजें उस समय पे टाइम फ्रेम क्या था, कल्चर क्या था, लोगों की सोच क्या थी, नीड क्या थी, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए बेटा प्लीज, एक सिद्धांत है यहां पे, बायोमेंटर्स के हर कमांडो का एक सिद्धांत है, एक इसकी जिंदगी का एक फलसफा है, नेवर बी जजमेंटल। किसी के लिए हमको जजमेंटल नहीं बनना है कि वो सही है या गलत है। हम सही कितने रह सकते हैं हमको इसकी कोशिश करना है, हम कितना बेहतर कर सोच सकते हैं इसकी कोशिश, हम कितने ईमानदार रह सकते हैं, और बेईमानी चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो वो हम कभी नहीं करेंगे लाइफ में। जो है सच बोलेंगे, हम सामने वाले व्यक्ति का दिल दुखाने वाला काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे सामने वाले का व्यक्ति का दिल दुखता हो। आप देखा जिंदगी, लाइफ विल बिकम ब्यूटीफुल। आप जिंदगी को आप जो है ना एक अलग मोड़ दीजिए, आप उसको आप तमाम तरह की ये मैट्रिक्स से मत बांधिए आप उसको। चलिए, अरे बाप रे, आप बोलोगे कि सर ये तो आप बिल्कुल फिलॉसफी की क्लास में चले गए, इकोसिस्टम पढ़ाते पढ़ाते वेर यू एंटर गए फिलॉसफी में चले गए, आज के वापस लौट के आते हैं हमके। चलो है ना, मुझे बात करना अच्छा लगता है आप लोगों से, कभी कभी मन करता है कि इसे मैं अपने बच्चों को भी सुनाता हूँ कभी कभी के, तो हालांकि मेरे बच्चे मुझे उतनी सुनते नहीं है जितना आप सब्र से सुन लेते हैं, तो ठीक, लेकिन मुझे लगता है कि आज देश को अच्छे नागरिकों की जरूरत है। वी नीड गुड सिटीजन्स, वी नीड प्योर सिटीजन्स, ठीक है, जो धर्म से, जाति से, भेदभाव से ऊपर उठ के, वी नीड गुड ह्यूमन बींग्स इन दिस अर्थ, ठीक है, कम होता चला जा रहा है ना बेटा, आप बनेंगे ना पक्का। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं बेटा, देखिए जो इकोसिस्टम है प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने क्या किया, उसने न्यूट्रिएंट को लिया, सोलर एनर्जी को ट्रैप किया लिया उसने, और उसने क्या किया, उसने जो है उस एनर्जी को फूड में कन्वर्ट किया, उस फूड को खाया जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर हरीबोर ने खाया, हरीबोरों को खाया जो है टॉप कार्निवोर ने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया, देन उनके मरने के बाद डिकम्पोजर उस पर क्रिया करता है, और डिकम्पोजर ऑर्गेनिक कंटेंट को वापस से इनऑर्गेनिक कंटेंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, क्लियर। और ऐसे ही ऊर्जा का संचार लगातार सिस्टम में चल रहा होता है। तो आप देखिए एनर्जी फ्रॉम सन, प्रोड्यूसर पे एंटर किया जो कि फर्स्ट टॉपिक, प्रोड्यूसर इज फर्स्ट टॉपिक लेवल, देन प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल जो कि हार्बीवोर होते हैं, और इसको खाया कॉर्निवोर ने जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, जो कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, उसे खाया टॉप कॉर्निवोर ने जो कि क्या है बेटा, जो कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। देन इसके बाद जो है वो डिकम्पोजर काम करते हैं, और डिकम्पोजर हर लेवल पे काम करते हैं, इसलिए डिकम्पोजर को हमने जो है वो फूड चेन से अलग रखे, कॉमन रखा उसको हमने यहाँ पे, ठीक है। देखिए यदि हम देखते हैं यहां पे, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह कि क्यों ट्रॉफिक लेवल 4 या 5 से ऊपर नहीं होते हैं, उसके पीछे कारण यह कि एवरी टाइम व्हेन फूड ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल के, यानी हरे पौधे को प्रोड्यूसर ने को जो है हर्बीवोर ने खाया,
हर्बीवोर को कार्निवोर ने खाया, कार्निवोर को टॉप कार्निवोर खाया, तो ओनली 10% एनर्जी शिफ्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के, यानी केवल 10% ऊर्जा ही एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल में जा पाती है। 90% जो है वो हीट के रूप में व्यर्थ चली जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए यहां पे देखिए आप कुल मिला के हम बात करके, कुल मिला के हमने कहा कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर उसके पास में 10,000 जूल एनर्जी थी। कितनी थी? 10,000 जूल एनर्जी थी। ठीक है, तो इस प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब ग्रीन प्लांट को खाया हर्बीवोर ने, प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, तो उसका 10,000 का 10% मिल गया प्राइमरी कंज्यूमर को, 1,000 जूल मिल गया। प्राइमरी कंज्यूमर को खाया कार्निवोर ने, ठीक है, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर ने, तो 1000 जूल का 10% 100 जूल उसको मिल गया। कार्निवोर को खाया टॉप कार्निवोर ने, टर्सरी कंज्यूमर ने, तो 100 जूल का 10% 10 जूल उसको मिल गया। अब यदि इसके ऊपर ट्रॉफिक लेवल होता तो 1 जूल 0.1 जूल, मतलब एनर्जी इतना कम हो जाता, इतना डेंसिटी, ऊर्जा का डेंसिटी इतना कम हो गया होता कि एनर्जी उसे खाने का कोई फायदा ही ना होता। तो इसीलिए ट्रॉफिक लेवल एक लेवल के ऊपर 4 या 5 के ऊपर नहीं होते। आप देखिए यदि आप ट्रॉफिक लेवल की बात करें, देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर कॉर्न के ह्यूमन, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, दे बेसिकली कम इन दी प्राइमरी कंज्यूमर कैटेगरी के। जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है वो प्राइमरी कंज्यूमर में आएगा, और जो मीट ईटर्स है वो सेकेंडरी कंज्यूमर के लेवल पे आते हैं ट्रॉफिक के। एक्चुअली ह्यूमन बींग्स आर दी ओमनिवोरस, मनुष्य जो होता है वो ओमनिवोरस होता है। तो एक इंडिविजुअल देखो ओवरऑल आप बोलोगे सर हम किस ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, तो मनुष्य की यदि हम बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो आप ह्यूमन को एक पूरी की पूरी स्पीसीज के रूप में आप कंसीडर करते हैं। और ह्यूमन जो है वो एज ए स्पीसीज हम बात करते हैं, तो वी कम एट द कैटेगरी ऑफ, एक्चुअली टेक्निकली ईश्वर ने हमको कार्निवोर बनाया था। ठीक है, हर्बीवोर थे, देन कार्निवोर में कन्वर्ट हुए, ओमनिवोरस बन गए। ओमनिवोर मतलब जो हर्बीवोर भी हर्ब भी खा सकता है, ग्रीन प्लांट भी खा सकता है, और जो उसके अलावा मीट भी खा सकता है। हम ओमनिवोरस बन गए। लेकिन हमने फिर अपनी कल्चर को डेवलप किया, अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, नाउ वी बिकम टॉप कार्निवोर। अभी हम टॉप कार्निवोर के लेवल पे हैं। हम किसी का भी शिकार कर रहे हैं। टाइगर की संख्या कम, इंसान की संख्या कम नहीं हुई, टाइगर की संख्या कम हुई है। ठीक है, खाएं चाहे ना खाएं, शिकार किसी का भी कर सकता है इंसान। ठीक है, टॉप कार्निवोर बन चुका है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको जो है वो अभी ह्यूमन का कभी भी आप जो है फूड पिरामिड देखेंगे तो आपको ह्यूमंस आपको सबसे ऊपर ही दिखाई पड़ेगा इसलिए के। तो अब एनर्जी फ्लो की बात करते हैं हम, तो इतना सब कुछ जानने के बाद हम बात करते हैं कि ऊर्जा का संचार फ्लो जो है इकोसिस्टम में कैसे होता है। एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम के, यहां पर एनर्जी का सोर्स होता है कीमोसिंथेसिस। ठीक है, केमिकल एनर्जी के, इसको छोड़ दें आप तो सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ के। केवल एक इकोसिस्टम ऐसा है जहां पर एनर्जी का सोर्स केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और वो केमिकल रिएक्शन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिल्स के थ्रू होती हैं, और कीमोसिंथेसिस से फूड बनता है, वो है डीप सी हाइड्रोथर्मल सिस्टम। गहरे महासागरों में काफी गहराई में कुछ ऐसे छेद होते हैं, यहाँ पे गर्म बॉइलिंग वाटर होता है, तो वो हाइड्रोथर्मल सिस्टम जो होता है डीप सी में, वहां पर हमको कीमोसिंथेसिस देखने मिलता है। अदरवाइज हर इकोसिस्टम के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी सन ही होता है। ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट्स इस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के। जो भी सोलर रेडिएशन होते हैं उसमें कई तरह के रेडिएशन होते हैं। सन से जो रेडिएशन आते हैं उनमें कई तरह के रेडिएशन होते हैं। आधे से कम जो होता है वो होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर स्पेक्ट्रम में होता है। एंगस्ट्रॉम में बोलेंगे तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम में होता है। ठीक है, प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द इंटायर लिविंग वर्ल्ड के। याद रखिए, जो भी सोलर एनर्जी हमारी अर्थ की सरफेस पर पहुंचती है, मतलब कौन सा सोलर एनर्जी का पार्ट, देखो एक तो मैंने कहा ना कि टोटल सोलर एनर्जी जो होता है उसका 51% सन अर्थ की सरफेस तक पहुंचता है, और उस 51% में से भी आधे से भी कम जो है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है। और जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है उसका केवल 2 से 10% जो है वो ग्रीन प्लांट इस्तेमाल कर पाते हैं, और पूरा बायोस्फीयर उसी पर टिका होता है। ठीक है, all organisms are dependent on their food on producer either directly or indirectly। के इकोसिस्टम follows the second law of thermodynamics। याद रखिए, इकोसिस्टम ऊष्मागतिकी के पहले नियम का पालन भी करता है। पहला नियम क्या बोलता है? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का नियम है। वो कहता है कि सोलर एनर्जी को हमने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया हमने, दैट इज द रूल नंबर 1। ठीक है,
फूड से फिर क्या किया हमने कि उसको उसे हीट थर्मल एनर्जी बना के फूड को हमने एनिमल जब मूव करेगा तो वही फूड से जो केमिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, थर्मल एनर्जी में हीट के रूप में निकला हुआ। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन तो यूनिवर्सल है, वो तो होना ही होना है कि पहला नियम तो हमेशा लागू होना है। दूसरा नियम क्या बोलता है आपसे, वो कहता है आपसे दे नीड a constant supply of energy to synthesize the molecule they are required to counteract the universal tendency towards the increasing disorder। के दूसरा नियम बोलता है कि वो एंट्रोपी का नियम, वो कहता है आपसे कि लगातार प्रकृति में डिसऑर्डर बढ़ रहा होता है और उस डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए यू नीड एनर्जी के। तो आपको यदि सिस्टम को बनाए रखना है तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यदि आपके, मैंने कहा ना आपसे कि रोज हम अपने घर में सुबह उठते हैं, उठने के बाद दिन भर जो भी काम करना है करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, घर में लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बैठते हैं, बैठ के टीवी देखते हैं, सब कहीं, तो हमारा घर भी बिखर जाता है। और रोज हमको उस घर को मैनेज करने के लिए एक व्यक्ति को काम करना पड़ता है कि घर के सारे बेडशीट ठीक कर दिए, घर के सोफे को ठीक कर दिया, घर के सोफे की गद्दी ठीक कर दिया उन्होंने। जब घर में कोई मेहमान आने वाला होता है तो बोलते हैं घर ठीक करो, बुआ जी आ रही है घर में, बोलेंगे कितना गंदा घर रखा है ना। बुआ जी आके जरूर कमेंट करेंगी। क्यों कमेंट करेंगी वो? क्योंकि घर जो है उनके भाई का है और भाभी घर में रहती है। भाभी की बुक जो है वो जो अब आप बोलोगे सर ये कौन सी दास्तां सुना रहे हो, तो एक्चुअली में उनको क्रिटिसाइज करने का मौका मिल गया। भैया सर, भैया कैसा घर रखा है, देखती नहीं क्या, इनकी मम्मी देखती नहीं क्या? अरे मम्मी बेचारी सुबह से हैरान परेशान है, बच्चे ऐसे है कि उत्पादी की मम्मी क्या कर ले। लेकिन वो बोलते, लेकिन मौसी घर में आएगी तो मौसी नहीं बोलेगी, मौसी को पता है कि मेरी बहन है। मौसी बोलेगी बहुत बढ़िया घर रखा है, एकदम मैनेज रखा है। इसलिए लोग जो है वो दे यू फील मोर कंफर्टेबल विद मौसी, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगी। तो आप बोलोगे अपने घर की कहानी सुना रहे क्या? देखो बेटा, मैं एक जनरल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपसे कि ऐसा मैंने देखा है, अपने आसपास भी देखा है, और पता नहीं कितना सच है आपके लिए ये, लेकिन ये लगता है कि एक जो है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर इसको हम लागू कर सकते हैं। तो अभी मेरी बात सुनिए, मैं जो कह रहा था आपसे कि घर भी यदि हम मैनेज ना करें तो बिखर जाएगा। एवरीडे वी नीड सम, हम खाते पीते जो भी हम खाते हैं, हमारे अंदर भी ऊर्जा होती है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। घर को मैनेज कर दिया हमने, तो हमारा जो पूरा का पूरा बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, इसको भी मैनेज करने के लिए कांस्टेंट रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। So they need a constant supply of energy to synthesize the molecule which that they require to counteract the universal tendency toward increasing the disorder के। तो एक लिविंग सेल जो होती है, जीवित कोशिका जो होती है, वो भी अपने आप में एक सिस्टम होती है। उस सिस्टम को मैनेज करने के लिए हमको ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हमें रोज खाना पड़ता है। वी नीड फूड एवरी डे, वी नीड फूड एवरी डे एटलीस्ट 2 to 3 टाइम ऑफ फूड। क्यों? नहीं खाएंगे क्या होगा? बीमार ऐसा लगेगा, नहीं खाएंगे चक्कर जाएगा, सिस्टम फेल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, The green plant in the ecosystem terminology is called producers, ठीक है ना। अब एनर्जी फ्लो की बात, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो की बात करते हैं तो 1 से लेके 5% सोलर रेडिएशन जो होता है वो ही इकोसिस्टम को सस्टेन करने में रोल प्ले कर रहा है, जिसको हमने 2 से 10% कहा था। उसमें से भी कितना फूड जो है वो इकोसिस्टम में आगे ट्रांसफर होता है वो इसके आसपास है, ठीक है। फिर तकरीबन हम देखें यदि इकोसिस्टम में हम देखें तो 3000 से लेके 4000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर डे जो है वो एनर्जी को हम हार्वेस्ट कर पाते हैं, इस एनर्जी को हम जो है वो स्टोर कर पाते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो एक दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। एंड प्रोड्यूसर से जो है वो हर्बीवोर में गया, हर्बीवोर से कॉर्निवोर में गया। अब कॉर्निवोर से वापस लौट के हर्बीवोर में नहीं आएगा उठ के, या हर्बीवोर से वापस प्रोड्यूसर में नहीं जाएगा, एक दिशा में इसका फ्लो होता है। और जब हम जो है इकोसिस्टम में एनर्जी के करेक्शंस की स्टडी करते हैं, एनर्जी फ्लो को समझते हैं, इसे हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो एनर्जेटिक्स? इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम्स, हम एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, एंड द ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल दैट यूटिलाइज देम के। तो जीवों के बीच में जो एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, कैसे ऊर्जा का संचार होता है, उसकी स्टडी को हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो चलिए आज यहां पर हम इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे कि ये एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम में क्या रोल प्ले करता है, के उस पर बात करेंगे। ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में एनर्जी कैसे फ्लो करती है, लिंडमान्स 10% लॉ कैसे काम करता है, हम इस पर सब पर बेटा बात करें। मैं आपको बता चुका हूं, जो मैं आपको कहा ना कि एक ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी अगले ट्रॉफिक लेवल में जाएगा तो केवल 10% एनर्जी आगे फ्लो करेगा, ठीक है, इसे लिंडमान्स 10% लॉ कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी जल्दबाजी में हम ऐसा नहीं करते हैं बेटा कि हम चीजों को सबको कम समझे बगैर या कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में समझे बगैर हम जो है वो फटाफट करके इसको बोले कि खत्म कर। 2-4 क्लास एक्स्ट्रा लग सकती है बेटा, उसकी चिंता मत कीजिए आप, है ना, क्योंकि आपका बाकी सारा कोर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। तो अब आपको जो है वो केवल बायो पे जो 2-4 क्लास मुझे और बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि कारण ये बेटा कि यदि हमने इसको एकदम हरी में कवर किया तो उसमें फिर हम चैप्टर को
ठीक से कॉन्टेक्स्ट में समझ नहीं पाएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन आना तय है बेटा, इसलिए हमको अच्छे से पढ़ना है ना, ठीक है। चलिए ना, वक्त तो देना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं एज सुन एज पॉसिबल अपना कोर्स पूरा कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते बेटा, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.